नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में पिछले 6 महीने से हम बिहार विधानसभा को ट्रैक कर रहे थे यशवंत देशमुख के साथ, जो कि सी वोटर के फाउंडर हैं। और अब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए को 200 से ज़्यादा सीटें मिल रही है। महागठबंधन का बिल्कुल धुआं उड़ गया है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं यशवंत। बहुत-बहुत स्वागत है आपका यशवंत। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, ये 6 महीने के ट्रैकर के बाद में ये जो नतीजा आया है, ये तो कल्पना से परे है, ईमानदारी की बात तो ये है। ना से परे है, लेकिन ये बात लगातार हमको लग रही थी कि महिला मतदाता अगर गए, एक तरफ से जितना हमको ट्रेंड में दिख रहा था कि डबल डिजिट का गैप था फीमेल वोटर्स में, हमने आपसे जिक्र भी किया था जी, जी। इस बात का। और डबल डिजिट में अगर गैप आ जा रहा है आपका, तो फिर उसके बाद में वो एक ही दिशा में मामला ज्यादा जाने की उम्मीद रहती है। उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स की गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि हमें सीटों का प्रिडिक्शन नहीं करना था, इसलिए हम उस तरीके की बात बोल नहीं सकते थे। लेकिन महिला मतदाताओं के ऊपर तो सबसे ज्यादा इस समय मैंने ही पिछले एक महीने से लगातार बोलना शुरू कर दिया था कि यही इकलौती कारक होने वाली है किसी भी तरीके के स्वीप की। ये क्या मतलब एकमात्र कारण आपकी नज़र में जीत का जो है महिला वोटर, चूँकि आपने पोस्ट पोल स्टडी भी की है, तो क्या महिला वोटर ही जीत का कारण बने हैं या कोई और भी कारण है इसमें? नहीं, मुख्य कारण यही है। मैं आपको भी आंकड़े भेज रहा हूं, जो पोस्ट पोल वाले में जो वेटेड आंकड़े हैं, अब उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि पुरुष मतदाताओं में तो पैरिटी रही है, लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है। लेकिन महिला मतदाताओं में एनडीए की लीड डबल डिजिट की रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव दो अलग अलग हुए हैं। पुरुष मतदाताओं का चुनाव अलग हुआ है और महिला मतदाताओं का चुनाव अलग हुआ है। तो जिसने भी केवल पुरुष मतदाताओं से बात की होगी, उसका आकलन यही निकल के आया होगा कि मुकाबला बहुत कांटे का है, बिल्कुल अटका हुआ फंसा हुआ है। और जिसने महिला मतदाताओं से बात की होगी, वो समझ जाएगा कि मामला एक तरफा है, कुछ इसमें मुकाबले में बचा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों में बराबरी का मुकाबला था महागठबंधन और एनडीए में, लेकिन महिलाओं में जो 10% से ज़्यादा की बढ़त थी। ज्यादा अलग अलग क्षेत्र में कई जगहों पे 20-20% का हाँ, गैप है। हाँ, मैं तो भी आपको वो आंकड़े जो है, भेज दूं। नहीं, तो वही वही आपकी नज़र में वही बड़ा मतलब क्योंकि लोग तरह-तरह की थ्योरीज़ लगा रहे हैं कि भाई महागठबंधन चूक गया, ये हो गया, लेकिन मतलब महिलाएँ और ख़ास करके फिर तो इसका क्रेडिट महिलाओं की जो वोट है यशवंत, भले ही बीजेपी को सीटें ज़्यादा आई हुई है, लेकिन इसका श्रेय तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए मेरे ख़्याल से। ये जनादेश नीतीश कुमार के लिए है। गलती कोई भी न करे जिसको समझने में। ये जनादेश बिहार की महिलाओं ने दिया है मिलिंद, और ये जनादेश नीतीश कुमार के सम्मान में दिया है। हम कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार का इक्वेशन महिला मतदाताओं से एक नाथ शिंदे के जैसा नहीं है, शिवराज जैसा नहीं है, या फिर हेमंत सोरेन जैसा नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल स्कीम्स की तरह से ज्यादातर आई। यहां नीतीश कुमार का वो कनेक्ट 20-25 साल से चला आ रहा है। जिस लड़की को उन्होंने साइकिल दी थी स्कूल जाने के लिए, पोशाक दिया था, छात्रवृत्ति दी थी, वो लड़की आज 2 बच्चों 4 बच्चों की माँ है, गृहस्थी है, अपना घर चला रही है, परिवार चला रही है। और आपने 10,000 दिए उसको अपने रोजगार को, अपने स्वरोजगार के लिए। वो अब एंटरप्रेन्योर बनने जा रही है। इस स्कीम ने खरीदा नहीं है, इस स्कीम ने रीबूट किया है सिस्टम को, उस विश्वास को, उस आस्था को जो महिला मतदाता नीतीश कुमार के लिए रखती थी। और अच्छी बात उसमें एनडीए के लिए केवल यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता उसमें एडिशनली थी, कम करने वाली नहीं थी कहीं से भी। लेकिन दो इंजन में मुख्य इंजन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार थे। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी उनको बाहर सामने इंजन पे की तरह रखते भी नहीं ना उस तरीके तो से। यशवंत, महागठबंधन कहाँ चूक गया? मतलब 20 साल से शासन है, अगर आप 2 करीब-करीब ढाई 3 साल का अवधि छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार ही बीजेपी के साथ शासन कर रहे हैं। तो महागठबंधन के पास इस बार लग रहा था कि सुनहरा मौका है कि वो नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर भी चर्चा थी, उनके बार-बार पलटू राम होने की भी चर्चा थी। तो महागठबंधन कहाँ चूक गया चुनाव में, आपको लगता है? महागठबंधन 3 जगहों पे चूक गया। पहली जगह यह कि वो मुस्लिम यादव गठबंधन जिता नहीं सकता, इस बात को एक्सेप्ट करने में चूक गया कि ये विनिंग गठबंधन नहीं है, इसमें एमवाई प्लस होना बहुत जरूरी है। जो प्लस है वो तेजस्वी यादव ने 5 साल पहले बहुत अच्छे से पकड़ा था, उसका उनको लाभ मिला था। इस बार उन्होंने बड़ी पूरी कोशिश भी की। लेकिन मुझे लगता है बेरोजगारी के मुद्दे को जब तक वो पकड़ते, अंत में उन्होंने सरकारी नौकरी का जो आश्वासन भी दिया, वो ऐसा आश्वासन था जिसको हजम करना मुश्किल हो रहा था हर परिवार में एक का। तो लोग उसकी विश्वसनीयता पे क्वेश्चन मार्क लगाने लगे कि ये संभव भी है कि नहीं। ये बोल तो रहे हैं। पिछली बार ये बात नहीं थी। पिछली बार वो आए थे, उन्होंने बोला था, अगर वो केवल इस बात पे कैंपेन रखते कि हम नौकरियां और बनाएंगे, नौकरी ही महत्वपूर्ण है,
दूसरी दिक्कत ये थी कि उनके चुनावी कैंपेन का लगभग 1-1.5 महीना जो है वो राहुल गांधी जी एक तरह से खा गए, मैं ये कहूंगा। जो एसआईआर के ऊपर उन्होंने कैंपेन चलाया, वो उस समय शायद उनको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो कैंपेन एसआईआर वाला पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ये बात उनको स्वीकार करने में कठिनाई होगी, बल्कि मैं आपको ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो डबल डाउन करेंगे इस कैंपेन के ऊपर। वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर के जाएंगे। वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि इस कैंपेन के मायने नहीं थे। तो दूसरा एक थी वो 1-1.5 महीने का तेजस्वी यादव का जो कैंपेन हो सकता था रोजगार सेंट्रिक, और वो डाइल्यूट हो गया, सीधी सी बात। तीसरा प्रशांत किशोर वाला जो मसला था, जिसमें उन्होंने ट्रैक्शन खूब लिया, मुद्दे लेके आए, लेकिन मैंने आपको बोला था कि 10 में से 7 उनके समर्थक जो हैं वो एनडीए के खेमे से आ रहे हैं। और जैसे ही बाइपोलराइजेशन की स्कीम शुरू होगी तो जंगल राज वापस ना आ जाए, इसके डर से वो 10 में से 7 जो है उनके एनडीए की ओर वापस भाग जाए। पॉपुलैरिटी और वोट में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो बिहार में स्कोप नहीं था अभी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका कैंपेन फेल हो गया। उनका कैंपेन अपनी जगह प्रभावी था, उनका ट्रैक्शन अपनी जगह प्रभावी था। अभी उन पे डिपेंड करता है कि वो बिहार की राजनीति में लगातार लगे रहना चाहते हैं कि नहीं। अगर मुझे उन्हें सलाह देनी होगी तो मैं कहूंगा लगे रहिए, क्योंकि लालू जी के और नीतीश जी के बाद वाले बिहार में लीडरशिप का एक कहीं ना कहीं वैक्यूम तो रहेगा युवा लीडरशिप में। अगर वो लगे रहते हैं तो शायद अपना और बेहतर स्थान बना पाएंगे। नहीं तो कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? खास करके राहुल गांधी ने जो एक मोमेंटम बनाया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब 100 सीटों तक पहुंच गई कांग्रेस, ऐसा लगा था। लेकिन उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए जहां कांग्रेस मुख्य प्लेयर थी, यहाँ पर बिहार में मुख्य प्लेयर नहीं थी। झारखंड में जीत हुई, लेकिन वो भी उसमें कांग्रेस से ज्यादा हेमंत सोरेन की जीत थी। पर आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली में आप कहीं थे नहीं, जम्मू भी हार गए। अब आप यहाँ बिहार में भी जो है 19 से सीधे, अभी तो जो आंकड़ा है वो 5 का आंकड़ा चल रहा है, जो बढ़त है, पर वो सिंगल डिजिट में ही रहेगा। तो ये राहुल गांधी की जो राजनीति है वो वापस, क्या वो वहीं पहुंच गए जहां भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, या वो अभी भी वापसी कर सकते हैं? भाई वो जब जब यात्रा पे निकलते हैं कांग्रेस को फायदा होता है, और जब वो छुट्टी पे निकलते हैं तो मामला ठुस हो जाता है। अब कटिहार ज्यादा इंपॉर्टेंट था या कोलंबिया ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप ये बताइए इस समय। ये कोई सवाल तो पूछे, कोई पूछे न जाकर के, कहे तो उनको पूरी संजीदगी के साथ में कि भाई साहब क्यों जा रहे हैं इस समय कोलंबिया यात्रा। कोलंबिया कौन सा ऐसा मुल्क है? सच्चाई है, जब मैंने पहली बार सुना था कोलंबिया जा रहे हैं तो मुझे लगा कोलंबिया विश्वविद्यालय जा रहे हैं कोई लेक्चर देने के लिए। मुझे लगा ठीक है, एक अच्छी रेस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी वहां जाना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि नहीं, ये तो देश जा रहे हैं, कोलंबिया में ना बड़े भारतीय रहते हैं, ना कोलंबिया भारत के कोई संबंध बड़े क्रिटिकल है, ना कोलंबिया कोई ऐसा देश है जो विश्व के पटल के ऊपर डिप्लोमेसी में कोई बहुत बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण उस तरीके से हो कि आपको लगे कि नहीं ये बहुत जरूरी है जाना। तो मैं उन पे व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो जब क्षेत्र में, जब हम भारत जोड़ो यात्रा का ट्रैकर हमने किया था कि नहीं किया था कि उनको लाभ हो रहा है, जब वो चप्पल घिसते हैं तो उनको लाभ होता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं कहीं। पता नहीं, एक तो उनकी व्यक्तिगत जो इच्छा है कितनी गंभीरता है ये तो वही बताएंगे। लेकिन जो कांग्रेस के साथ में उसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो कैंपेन्स वो उठा रहे हैं, उन्होंने चौकीदार चोर है का कैंपेन उठाया, फिर ये वोट चोरी का कैंपेन उठाया। वोट चोरी के कैंपेन को वो भाजपा और मोदी के बियॉन्ड ले जाकर कुमार के ऊपर व्यक्तिगत रूप से फिर गए। क्या लाभ हो रहा है इससे? आप सोच के बताइए ना। जनता ने तो खारिज कर दिया ना, जनता रिकॉर्ड संख्या में बाहर आई। अभूतपूर्व चुनाव बिहार में हुआ, एक हिंसा की घटना नहीं हुई, एक जगह रीपोल नहीं हुआ, बाकी छोड़िए मिलिंद, एक जगह रीपोल नहीं हुआ। टर्नआउट के आंकड़े जो बताए गए वही निकले, कहीं पर कोई डिस्पैरिटी नहीं आई। तो आखिर कर तो दिया ना उन्होंने जो अच्छे से करना था इलेक्शन। आप संस्थाओं को गिराएं, आप प्रोसेस पे प्रश्न चिन्ह लगाएं। और अभी आप रिपोर्ट्स पढ़िए, कल मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरे इंडियन एक्सप्रेस में थी या प्रिंट में थी शायद, डीएमके कितने जबरदस्त तरीके से एसआईआर की तैयारी कर रहा है, अपना खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म लगा करके पूरी तैयारी से। तृणमूल कांग्रेस कितनी क्लासिकल तैयारी कर रही है एसआईआर के लिए। तो बाकी सारे लोग एसआईआर के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप बहिष्कार कर रहे हैं, आप अच्छा मानिए, सपोज कीजिए, मुझे एक औचित्य बताइए मिलिंद, आप ज्ञानेश कुमार के अगेंस्ट में आप पर्सनल कैंपेन करते हैं, किसी ने बोला होगा, कुछ ना कुछ होगा, आप उनके परिवार के खिलाफ आपके लोग, आपके सोशल मीडिया टीम ज्ञानेश कुमार की बेटी, दामाद,
और सबके खिलाफ कैंपेन करने में लगी हो जाती है। और इससे आपको क्या लाभ हासिल हो रहा है? ज्ञानेश कुमार अपने पद से हट जाएंगे क्या? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है, उनको हटाया नहीं जा सकता, इम्पीच आप कर नहीं सकते, आपके पास में संख्या नहीं है। और ज्ञानेश कुमार अभी चुनाव आयोग में इतनी महत्वपूर्ण जगह पे अभी 3 वर्ष तक शायद बने रहेंगे, जब तक इतनी महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है, सेंसस होने वाला है, डिलिमिटेशन होने वाला है, 33% आरक्षण होने वाला है, हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन भी हो जाए। और व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ कैंपेन करके आपको क्या हासिल हुआ, आप ये बता दीजिए। और वो तो केरला कैडर का आदमी है, आपके मुख्यमंत्रियों के साथ में। केरल में तो बीजेपी भी नहीं है, केरल में तो बीजेपी भी नहीं है ना। 6 मुख्यमंत्रियों के साथ में उस व्यक्ति ने काम किया, इसमें 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के, 3 लेफ्ट के थे। वहां तो किसी को उस व्यक्ति से कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। तो इस तरीके के कैंपेन से आपको लाभ क्या हुआ? और आप कितना भी सोचिए, उस कैंपेन को ड्रॉप नहीं करेंगे, वो डबल डाउन करेंगे, आप देख लीजिएगा। ये जी। कैंपेन और एग्रेसिव उनका होगा। तो यशवंत मुझे इस बात का डर है कि ये कैंपेन और एग्रेसिव हो। तो वापस बिहार चुनाव पर लौटते हैं। प्रशांत किशोर आपके ट्रैकर में नंबर 2 पे चले गए थे मुख्यमंत्री पद की रेस में, लेकिन अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं, एक भी सीट नहीं मिल रही उनको, और वोटिंग भी उनका जो है 1-8% तक वोट मिलेगा। तो कहाँ मतलब आप चूक गए या मतलब प्रशांत किशोर चूक गए? नहीं, हमारे चूकने की बात क्या है? हमने तो बताया कि आपका ट्रैक्शन आ रहा है, ट्रैक्शन का मतलब वोट नहीं होता। आपके 10 में से 7 वोट जो है वो बीजेपी के खाते से आ रहे हैं, एनडीए के खाते से आ रहे हैं, बाकी अपोजिशन और उन लोगों से आ रहे हैं जो लोग वोट नहीं डालते। तो अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो आपका कुछ हासिल नहीं होना। आपको पॉपुलैरिटी से क्या हासिल होना है, ट्रैक्शन से क्या हासिल होना है? ट्रैक्शन को वोट में कन्वर्ट कराना भी तो जरूरी होता है। ये तो क्यों हारे? मतलब आपके हिसाब से क्या कारण रहा कि प्रशांत किशोर? ये मेरे ख्याल से नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी कतई नहीं थी। ये बात हमने आपके कार्यक्रम में भी कितनी बार बोली। ऊब ऊब और जी। नाराजगी में अंतर होता है ना। जी। उनके लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनको अगर ये लगा कि यार हमारे वोट देने से यहाँ पे आरजेडी आ जाएगी, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। इसीलिए आपको याद होगा जब हम केवल 2 लोगों के बीच में सवाल पूछते थे सारे जी। मुख्यमंत्री के पैटर्न्स के बाद में कि आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में किस पे चुनना होगा, तो 46-41 का स्प्लिट आता था उसमें, जी। नीतीश कुमार के पक्ष में। तो बाइपोलैरिटी होने से फिर उनका महत्व उसमें रह ही नहीं जाएगा किसी भी तरीके का। हाँ, उनको इस बात के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने प्रयास किया, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना किसी आंदोलन के बैकग्राउंड के, बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के प्रयास किया, लड़े अच्छे से। एक बड़ा उन्होंने सोशल मीडिया और उसके जरिए बस खड़ा किया, बड़ी तादाद में युवा उनके बारे में बात करने लगे और कर रहे हैं। और अगर वो लगे रहेंगे तो उनके लिए राजनीतिक भविष्य होगा बिहार में, मैं अभी भी मानता हूं। लेकिन ये चुनाव उनका नहीं था, निस्संदेह ये चुनाव उनका नहीं था। तो सबसे आखिर में यशवंत, अब जो मतलब अगला बड़ा चुनाव जो उत्तर भारत में होना है वो उत्तर प्रदेश में होना है। इस बीच में बड़े चुनाव है, बंगाल, तमिलनाडु, जैसे आपने कहा असम में भी है। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश दूर है, मतलब कम से कम 1.5 साल दूर है, लेकिन पास में भी आ गया है। तो उस पर आप इस चुनाव का क्या मतलब असर देखते हैं? लेकिन मेरा बहुत साफ मानना है, इन चुनावों के बाद में भारत की राजनीति में दूरगामी परिणाम होंगे। चुनाव वैसे नहीं रहेंगे, राजनीति वैसी नहीं रहेगी। और ये बात मैं पूरी गंभीरता से पहले भी आपको कह रहा था इस बात के लिए, जब महिलाओं के टर्नआउट के ऊपर अपने अपन लोगों ने शो किया था, उस समय भी मैंने बोली थी बात में। महिला वोट बैंक आ गया है, और वो वोट बैंक जाति, धर्म, इन सब क्षेत्रीयता, इन सब के आधार के ऊपर चढ़ के वोट दे रहा है। पॉलिटिशियंस को, नेताओं को और पार्टियों को मजबूर होना पड़ेगा कि वो नीतीश कुमार की ट्रिक बुक से 2-4 पन्ने लें और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के नाम पे महिलाओं को एक वोट बैंक की तरह से ट्रीट करें, उनके लिए और पॉलिसीज लेके आए, दूरगामी पॉलिसीज लेके आए। ये इतना बड़ा बदलाव आज के इस चुनाव के नतीजे ने इंड्यूस किया है, जिसे हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये पार्टियों को मजबूर करेगा उस तरीके की राजनीति करने के लिए, जिसको मैं व्यक्तिगत रूप से लाभार्थी योजना नहीं मानता हूं। महिलाओं को जो पैसा दिया जाता है वो परिवार के, समाज के भले के लिए खर्च होता है। पुरुषों के अकाउंट में जो पैसा जाता है वो कहां खर्च होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए महिलाओं को दिया जाने वाला पैसा ये समाज की पुनर्रचना में खर्च आता है, वो समाज में वापस आता है। ये बहुत बड़ा डिवीजन है, लाइन समझने की है, बहुत क्लियर कर। दूसरी चीज, जब भी किसी भी वोट बैंक की बात हो मिलिंद, हमें और आपको हमेशा इस बात को अपने को चिकोटी काट काट के याद दिलाना होगा।
जब कोई बात करे अगले वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, किसी भी वोट बैंक की बात करे तो अपने को चिकोटी काट के याद दिलाना होगा, ये वोट बैंक एक नहीं है, इस वोट बैंक का आधा हिस्सा महिलाओं का है। ये बार बार अपने को याद दिलाना होगा। ये इस चुनाव की सीख है जो हम सबके बहुत काम आने वाली है। नहीं, पर उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश देखेंगे अभी, तो उसके पहले देखिए बाकी राज्यों में क्या होगा। महिलाओं के ऊपर किस तरीके की योजनाएं, वो किस तरीके का कैंपेन होता है अभी आप देखिए। जैसे अपने कहा जाता है ना, तेल देखिए तेल की धार देखिए, अभी आप देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। ये चीजें अब उतनी, और 33% आरक्षण जिस दिन लागू हो गया मिलिंद, उस दिन तो आप कल्पना नहीं कर सकते क्या होने वाला है। जी। तो ये चूल परिवर्तन है और अच्छे परिवर्तन है। इस देश को जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, तमाम तरीके की विखंडनकारी चीजों के ऊपर एकदम से महिलाओं का वोट बैंक ऐसा आ गया है जो अगर अच्छे से डेवलप हुआ, अच्छी लीडरशिप डेवलप हुई तो देश के लिए बहुत अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे इसके। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत, इस बातचीत के लिए। और यशवंत के साथ जो बातचीत हुई, और मेरा भी मानना है कि बिहार का चुनाव न केवल एक सामाजिक न्याय तक बात होती थी, अभी तक सोशल जस्टिस की होती थी, लेकिन महिलाओं को भी न्याय मिला है, महिलाओं को भी अधिकार मिला है, और महिलाएं जो है इस चुनाव में एक बड़ी ताकत बन के उभरी है, और इसका दूरगामी परिणाम होगा आने वाले चुनावों में भी। साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।